नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी मैं इस समय गुवाहाटी में हूं और आया हूं यहां पर असम के चुनाव को कवर करने। आपको दिखाने जा रहा हूं मैं असम के चुनाव के तमाम रंग। बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं इस बार के चुनाव में। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न जो है यहाँ के राजनीतिक प्रेक्षकों की नज़रों में, यहाँ के समाजशास्त्रियों के नज़रों में, यहाँ के बुद्धिजीवियों की नज़रों में, वो ये है कि क्या जो असमिया समाज है, जो कि अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति, अपने खान पान रहन सहन को लेकर बहुत जागरूक रहा है, अपनी पहचान के लिए संघर्ष करता रहा है। 6 साल उसने असम आंदोलन किया है ताकि उसकी जो संस्कृति है, उसकी पहचान जो है वो सुरक्षित रहे। क्या वो जो राजनीति है वो ठंडी पड़ रही है? उस राजनीति पर हिंदुत्व का जोर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदुत्व की जो लहर है वो असमिया समाज को, उसकी संस्कृति और जो उसकी पहचान है उसको आच्छादित कर देगी, उसको ढक लेगी? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जो असमिया संस्कृति और अस्मिता की जो लड़ाई थी वो असम की राजनीति की भी एक पहचान थी। एक क्षेत्रीयतावादी राजनीति यहाँ से उभरी थी असम आंदोलन से, और उससे असम गण परिषद ने आकार लिया था। वो यहाँ की राजनीति की एक प्रमुख धारा बन गई थी। इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि वो धारा सूख रही है, वो धारा बहुत कमज़ोर पड़ रही है और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि वो हिंदुत्व की राजनीति में विलीन होने जा रही है। लेकिन इसके बरक्स कुछ छोटे समूह भी उठ खड़े हो रहे हैं। अगर एजीपी बीजेपी में गुम हो रही है या बीजेपी एजीपी को निकलने जा रही है, तो दूसरी तरफ राइजोर दल है, असम जाति परिषद है। इस तरह के छोटे छोटे जो समूह हैं जो राजनीति में उतरे हैं, पहली बार उतरे हैं, वो भी ये कहना चाहिए ज़ोर लगाकर ये बात साबित करना चाहते हैं कि नहीं, हम अपनी पहचान को लेकर अभी इतने शिथिल नहीं पड़े हैं, हमने आत्मसमर्पण नहीं किया है और ये लड़ाई जारी रहेगी। असम की राजनीति कह लीजिए या असमिया समाज को कह लीजिए, उनके सामने एक और यक्ष प्रश्न है, और वो यक्ष प्रश्न ये है कि अभी तक असमिया समाज में जो असमिया मुसलमान हैं वो मिले जुले थे, वो उसका हिस्सा थे। इसीलिए हम पाते हैं कि असम आंदोलन में भी ये बात नहीं हो रही थी कि बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर करो। अभी जो सीएए का आंदोलन हुआ, एनआरसी का आंदोलन हुआ, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ, उसमें भी यही बात थी कि जो असमिया मुसलमान हैं उनको यहीं रहना चाहिए, उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए, वो असमिया समाज के अविभाज्य अंग हैं। लेकिन जो विभाजनकारी राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी ने शुरू की है, उसने असमिया समाज को अंदर से बांटने का काम भी शुरू कर दिया है। और इसीलिए इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि बीजेपी की राजनीति हिंदू मुसलमान की राजनीति में तब्दील हो गई है। वो बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी को टारगेट कर रही है, और उसके सीधे सीधे ये है कि ध्रुवीकरण हो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में। ना कि अब आप देखिए कि असमिया का मुद्दा इस पूरे विमर्श में, इस पूरे नरेटिव में कहीं नहीं आता है। सारा खेल ये है कि हिंदू मुसलमान को बांटो और अपना वोट बैंक मजबूत करो। तो असमिया समाज अब इस प्रश्न से दो चार हो रहा है कि क्या वो अपने गठन में हिंदू मुसलमान से मिलकर बनेगा या फिर सिर्फ हिंदू हिंदू की ही बात होगी, हिंदुत्व के विचार को ही लेकर आगे बढ़ेगा। और वो जो कंपोजिट कल्चर था, मिली जुली संस्कृति असम की धरोहर थी, विरासत थी, जिसमें तमाम आदिवासी जनजातियाँ और तमाम वर्ग शामिल होते थे, बाहर के भीतर के। केवल लड़ाई थी तो बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों की, और उनमें भी हिंदू मुसलमान नहीं, केवल घुसपैठियों की, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान, और दोनों को बाहर करने की बात थी। अब बीजेपी का जो विमर्श है उसमें हिंदुओं को बाहर करने की बात नहीं है, और इसीलिए एनआरसी को लेकर इतना विवाद हुआ, क्योंकि जो 19 लाख लोग की नागरिकता संदिग्ध पाई गई, उनमें से करीब 13 लाख तो हिंदू थे। तो अब ये प्रश्न है कि असमिया समाज इस प्रश्न को कैसे सुलझाएगा? क्या वो बीजेपी के लाइन को टो करते हुए उसके पीछे चला जाएगा, या जो परस्पर शक्तियां खड़ी हो रही हैं वो इस धारणा को चुनौती देंगी, एसर्ट करेंगी और फिर से ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगी कि असमिया संस्कृति
मिली जुली संस्कृति है, ना कि वो हिंदू संस्कृति है। असमिया राजनीति का, या यूँ कह लें कि इस चुनावी राजनीति का तीसरा यक्ष प्रश्न ये है कि क्या असम की राजनीति में अब जो पैसे का खेल है वो बहुत बढ़ गया है, तिकड़मों का खेल है वो बढ़ गया है और वही राजनीति हावी हो जाएगी। असमिया समाज के जिन भी वर्गों से मैंने बात की, जिन भी लोगों से बातचीत की, उनका कहना है कि ये पिछले 4-5 सालों में धन का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है, करप्शन बेलिहाज बढ़ गया है और इस वजह से पूरी राजनीति का चरित्र ही बदल गया है। और ये हुआ है बीजेपी ने जिस तरह से अंधाधुंध अंदाज में राजनीति में पैसा फेंका है अपनी सरकार बनाने के लिए पूरे पूर्वोत्तर भारत में, और वो असम में भी दिखता है कि जोड़ तोड़ की राजनीति, तिकड़मों की राजनीति, फंसाने की राजनीति, परेशान करने की राजनीति और पैसे की राजनीति, ये सब मिलाकर असमिया राजनीति का एक नया चरित्र उभर रहा है जो कि बहुत ही नकारात्मक है, बहुत विध्वंसात्मक है। ये एक चुनौती पूरा जो असम की राजनीति वो फेस कर रही है, लेकिन इसका कोई रास्ता नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये जो बीजेपी की राजनीति है, हिंदुत्व की राजनीति है, वो इतने घातक अंदाज में काम कर रही है, इतने विध्वंसक अंदाज में काम कर रही है कि उससे लड़ने की सामर्थ्य किसी भी दल में नहीं दिखती है। ये और बात है कि अगर इस चुनाव के नतीजे कुछ दूसरे तरह के निकले तो हो सकता है कि हमें उस राजनीति के चरित्र में बदलाव की कुछ उम्मीदें नज़र आएँ, लेकिन अगर यही राजनीति का अंदाज कंटिन्यू रहता है, निरंतरता ये बनी रहती है, तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, असमिया समाज उम्मीद नहीं करता है कि किसी तरह के राजनीति में परिवर्तन आएगा। अब धीरे धीरे असमिया का जो अभिजात वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, वो इस राजनीति को स्वीकार भी कर चुका है, इस राजनीति के फ़ायदे भी उठा रहा है, इसलिए उसे इस राजनीति से बहुत परहेज़ भी नहीं दिखता है। लेकिन चिंताएँ ज़रूर हैं और ये चिंताएँ, इन चिंताओं का जवाब इस चुनाव से मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखना होगा। एक और बड़ा यक्ष प्रश्न असमिया समाज के सामने ये है, पूरे असम के सामने ये है कि इन चुनाव में उसके सरोकार क्या हैं, वो क्या चाहता है, उसकी इस चुनाव से किस तरह से वो असम की दिशा और दशा में परिवर्तन चाहता है, क्योंकि इसमें वो मुद्दे जो कि असमिया समाज के विकास से जुड़े हों, असमिया संस्कृति की संरक्षण से जुड़े हों, वो उठ नहीं रहे हैं। आप चाहे असम समझौते को ले लें, विदेशी नागरिकों के वापस भेजने के सवाल को ले लें, ये सब पृष्ठभूमि में चले गए हैं और ये बीजेपी की अपनी राजनीति का नतीजा है कि वो इन सवालों को पृष्ठभूमि में धकेल रही है, क्योंकि जैसे ही ये सवाल खड़े होते हैं उसमें हिंदू मुसलमान का मामला आता है और उसमें वो डिफेंसिव हो जाती है, दूसरे तरह से आता है, वैसे नहीं जैसा वो चाहती है, वो डिफेंसिव हो जाता है। फिर सवाल जो किसान आंदोलन पूरे देश भर में चल रहे हैं उसका यहाँ कोई भी असर नहीं दिखता है। प्राइवेटाइजेशन जो अंधाधुंध चल रहा है उसको लेकर मैंने लोगों में चिंता तो देखी, लेकिन इस पूरे चुनाव में कोई इसकी बात नहीं कर रहा है। बेरोज़गारी की बात केवल कांग्रेस कर रही है, विपक्षी दल कर रहे हैं, सत्तारूढ़ दल एक डिफेंसिव मोड पे है, वो इस प्रश्न को भी परे ढकेल देना चाहता है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल जो दैनिक जनजीवन से जुड़े हैं, महंगाई का सवाल है, बेरोज़गारी का सवाल है, गरीबी का सवाल है, आर्थिक विषमता का सवाल है, औद्योगिकरण का सवाल है, खेती और किसानों का सवाल हैं, वो सवाल इस चुनाव में नहीं दिख रहे हैं और ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अगर पूरी राजनीति और पूरी चुनावी जो गुणा भाग है वो कुछ ऐसे विषयों पर केंद्रित हो जाते हैं जिनका आम जनजीवन से संबंध नहीं है, केवल धर्म और जाति से संबंध जुड़ जाता है, तो एक बहुत दुखद अध्याय लिखा जाना तय है। तो कुल मिलाकर ये ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने आपके सामने आज रखे हैं, उन पर पूरा असमिया समाज सोच जरूर रहा है, लेकिन उसे कुछ राह नहीं सूझ रही है। मैं बौद्धिक तबके के लोगों से भी मिल रहा हूँ, वो भी ऐसा लगता है कि थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, थोड़ा सा विचलित भी हैं, लेकिन राह किसी को नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप अब इन नज़रिए से मेरी जो चुनाव यात्रा है उसमें जो खबरें मैं दिखाऊंगा, जिनसे बातचीत करूंगा, उनको दिखाऊंगा, जोड़ कर देखेंगे तो आपको थोड़ा और आनंद आएगा असम की राजनीति को समझने में, असम के चुनाव को समझने में। बंगाल की तरह इसमें गर्मी ज़रूर नहीं है, लेकिन इसकी जो समीकरण हैं बहुत उलझे हुए हैं और इनको समझना बड़ा
आनंददायी भी है। और ये अगर आप देखें पूर्वोत्तर भारत को, अगर आप भारत का एक अभिन्न अंग मानते हैं और उससे जुड़ना चाहते हैं, तो भी इस समस्या से अपने आप को जोड़ना, इस चुनाव से अपने आप को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।